नई उम्मीदों से भरा हुआ यह नया साल आप सभी को मुबारक हो। भगवान करे आपको इस नए साल में ढेर सारी खुशियां दे। तो मैं आपके साथ सुमन पुनिया, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज चैत्र मास की एकम यानी आज हिंदू धर्म का नया साल है। वैसे तो हम 1 जनवरी से बनाते हैं, वो कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और चैत्र से लेकर फाल्गुन मास का हमारे हिंदू धर्म का जो वर्ष है वो माना जाता है। और विक्रम संवत 2079 आज से स्टार्ट हुआ है। तो आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस नए साल को नए सिरे से आगे बढ़ते रहिए तथा अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भरपूर मात्रा में अपनी जी जान से जितना कठिन परिश्रम करना है वो कीजिए, तो जिससे आपको भगवान आपकी मंजिल तक पहुंचाए। ऐसे सीधा भगवान भी नहीं पहुंचा सकते, जब आप नहीं पढ़ोगे तो भगवान भी क्या करेगा। लेकिन जब आप परिश्रम कर रहे हो तो भगवान आपका भरपूर मात्रा में, पूरी मात्रा में यानी साथ देगा, जितना हो सकेगा उतना, और आपको मंजिल भी जरूर मिलेगी। यदि आपने ठान लिया तो मंजिल आपकी निश्चित है। तो चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे। हमने कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पाठकों या आवर्त बीजी पाठकों की अकारिकी के जड़ तना हम लोगों ने देख लिया था, इसके रूपांतरण देख लिए थे, इनके प्रकार देख लिए थे। तो आज एक नया टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही शानदार टॉपिक जो हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, और मेरे वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि ये सब चीज क्या होती हैं, तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखो, परण क्या है कि एक पादप है। पादप के अंदर क्या होता है कि एक हमने बताया कि एक रूट सिस्टम होता है और एक क्या होता है आपका शूट सिस्टम होता है, प्ररोह तंत्र तथा मूल तंत्र। ठीक है, तो मूल तंत्र के अंदर तो आपकी एक मूल आती है, और प्ररोह तंत्र के अंदर वे सभी भाग आते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं। उसके अंदर तना है, टहनी है, परण है, और आपकी फल है, पुष्प है। तो उसी का एक पार्ट्स हम लेके आए हैं जिसका नाम है परण। ठीक है, तो देखो परण के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तथा परण क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं इस तरह से। ये आपका स्टेम या टहनी कह सकते हैं, ये स्टेम या टहनी है, इसके ऊपर आपकी लगी होती है परण। इस तरह से क्या है, एक परण लगी होती है। तो ये देखो, यहाँ से लगने वाला पार्ट जो है, जहां से तना, जैसे ये तना है, इसके साथ में यहाँ से जो परण लगी है, उस लगने वाले भाग को बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, पर्णाभाग। मुख्य रूप से परण के अपन प्रकार देखें तो 3 भाग होते हैं, सॉरी प्रकार में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक पर्णाधार, पर्णवलिन, और एक आपका लेमिना यानी स्तरिका। ठीक है, कितने परण के कितने 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका पर्णाधार, लीफ बेस, और दूसरा है आपका पर्णवलिन, पर्णवलिन पेट्योल। ठीक है, और तीसरा आपका स्तरिका, या जिसको बोला जाता है पर्णफलक भी बोला जाता है। ठीक है, पर्णफलक, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेमिना। लेमिना, ठीक है, लेमिना। तो इस तरह से ये कहाँ है, तो वो मैं आप सभी को बताती हूँ कि जहां पर तने से लगी होती है परण, उसको बोला जाता है पर्णाधार। फिर एक डंडी के समान इस तरह से होती है, जैसे मान लिया ये मेरा हाथ है, चलो प्रैक्टिकली बता देती हूँ। ये है आपकी, ये देखो, ये है आपकी परण, ये यहाँ से टहनी पे लगी होगी। एक मिनट, ये देखो, ये पूरी, ये बीच की जो है वो क्या है, टहनी है। ये बीच वाली ये लंबी सी ये क्या है, टहनी है। जैसे मान लिया मैं एक परण ये बता रही हूँ, ठीक है, ये टहनी, और यहाँ जो ये लगी हुई है, यहाँ ये लगने वाला जो तने के आधार, तने पे जो परण लगी हुई है, उसी को बोला जाता है पर्णाधार, लीफ बेस। अब ये देखो, ये डंडी नुमा संरचना, ये देखो यहाँ तक दिखाई दे रही है ना, ये छोटी सी डंडी नुमा संरचना, इसको बोला जाता है पर्णवृंत। इसको क्या बोलते हैं, पर्णवृंत यानी पेटियोल्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये देखो, ये फलक, इसको बोलते हैं पर्णफलक। इसको क्या बोला जाता है, पर्णफलक, लेमिना या स्तरिका भी बोला जाता है। तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं।
तो आपके पर्ण के पार्ट्स पूछे तो कितने हुए? 3 पार्ट्स हैं, पर्णाधार, पर्णवरिंद और स्तरिका या लेमिना। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ इस पर्ण के पास में एक छोटी सी पर्णनुमा संरचना ही और दिखाई देगी, इसको बोला जाता है अनुपर्ण, स्टीपल्स। इसको क्या बोला जाता है? अनुपर्ण यानी स्टीपल्स। इसका जीवन काल कम होता है, ये थोड़े समय के लिए लगी होती है, बाद में घट जाती है। मैं कैसे बता देती हूँ। जैसे ये देखो, ये आपकी पर्ण है, बिल्कुल यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखो, आपको एक छोटी सी संरचना दिखाई देगी। ये देखो यहाँ छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको बोला जाता है अनुपर्ण। छोटी सी संरचना है, इसको क्या बोला जाता है? अनुपर्ण बोला जाता है। यहाँ नहीं दिख रही है तो यहाँ देखो, यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ ये दिख रही है ना, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। यहाँ ये इसके आधार से क्या निकल रही है? पर्ण निकल रही है। और ये वाला पार्ट ये क्या है? आपका अनुपर्ण। ये क्या कहलाता है? अनुपर्ण, स्टीपल्स। ठीक है। उसके बाद देखो ये पर्ण फिर इसके आगे किन भागों में बनती है कि यहाँ से लेकर एक लंबी सी एक निकली होती है मध्य शिरा। ठीक है। इस स्तरिका के अंदर या लेमिना के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं तो वो मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। एक लंबी सी क्या पाई जाएगी? मध्य शिरा, जिसको बोला जाता है मिडरिप। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये शाखाएं निकलेगी, इसको बोलेंगे शिराएं, वेंस। फिर इन वेंस के आगे और निकलती हैं सिरिकाएं, जिसको क्या बोला जाता है? सिरिकाएं या वेन्यूल्स बोला जाता है। ठीक है। और उसकी ये कोर है, ये कोर है, इसको बोला जाता है फलक कोर या लीफ मार्जिन। क्या बोला जाता है? जो कोर है, लीफ मार्जिन। पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये फलक कोर जो है कटी होती है या बिल्कुल स्पार्क होती है, कैसे होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक पर्ण के अंदर आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको 3 पार्ट याद रखना है, पर्णाधार, पर्णवरिंद, स्तरिका या लेमिना। फिर उस स्तरिका या लेमिना के अंदर क्या पाई जाती है? शिरा, सिरिकाएं पाई जाती है और एक लंबी सी मिडरिप होती है। ठीक है। तो अब देखो, अब ये मिडरिप जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यही मिडरिप क्या है? इसके साइड की शिरा तथा सिरिकाएं और फलक कोर झड़ जाते हैं, उसके बाद एक मिडरिप रहती है और इस मिडरिप को फिर ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? टहनी में परिवर्तित हो जाती है। फिर यहाँ से कपस्थ कलिका से क्या निकलती है? दूसरी पर्ण निकलने लगती है। ठीक है। फिर ये जो मिडरिप है किसका रूप ले लेती है? ये आपका जो टहनी या शाखा का रूप ले लेती है। ठीक है। इस तरह से ये तो थे आपके एक पर्ण के कौन कौन से पार्ट्स है। अब हम पूरे पर्ण के प्रकार पढ़ते हैं कि पर्ण कितने प्रकार की होती है। तो पर्ण आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सरल पर्ण और एक संयुक्त पर्ण। ठीक है। एक क्या होती है? सरल पर्ण होती है और एक आपकी क्या होती है? संयुक्त पर्ण। जैसे हमने ये संरचना देखी ना, ये सरल पर्ण है। ये क्या है? ये जो संरचना है ये सरल पर्ण है। संयुक्त पर्ण की भी अपन बात करेंगे कि जैसे ये क्या होता है, ये यहाँ से जैसे मैंने कटाव दिखाया। ठीक है। ये कटाव जब मध्य शिरा, ये मिडरिप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो क्या कहलाती है? सरल पर्ण। मेरे वर्ड पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। कि देखो, जब एक पर्ण की फलक कोर के कटाव, जो फलक कोर है उसके कटाव कहें तो जैसे इस तरह से ये कटाव है। ठीक है। इस तरह से ये कटाव हो सकते और ये है आपकी मिडरिप। ठीक है। ये है आपकी मिडरिप। अब ये कटाव क्या आपको मध्य शिरा तक पहुंचे हुए दिखाई देते हैं? नहीं। ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है या फिर सीधी सपाट कह दे, इस तरह से सपाट भी हो सकती है। लेकिन ये कटाव जो है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचे होंगे, वो क्या कहलाती है? आपकी सरल पर्ण कहलाती है। संयुक्त पर्ण के अंदर क्या है कि जब ये कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं, ये कहाँ पहुंच जाते हैं? मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं। ये मध्य शिरा तक पहुंचेंगे तो किस तरह का निर्माण कर देंगे? इस तरह से पत्रकों का निर्माण कर देंगे। इनको क्या बोलेंगे? पत्रक। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पत्रक। इस तरह देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक पर्ण है, ये एक पर्ण है, नहीं। एक्चुअल में ये क्या होते हैं? पत्रक होते हैं। बाकी पर्ण तो ये पूरी की पूरी एक पर्ण है। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी? एक पूरी पर्ण कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त पर्ण। अब संयुक्त पर्ण के अंदर क्या है?
की जो एक परण है उसके फलक कोर के कटाव जो है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाते हैं और पत्रकों का निर्माण करते हैं, कई सारे पत्रकों का निर्माण करते हैं। ऐसी परण क्या कहलाती है? आपकी संयुक्त परण कहलाती है। अब देखो मैं अंतर बताती हूँ सरल परण तथा संयुक्त परण के अंदर। ये देखो, ये आपकी क्या है? ये आपकी है सरल परण, ये परण है, ठीक है, ये दूसरी परण है, ये आगे तीसरी, ये इस तरह से, ठीक। अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है आपकी, ये जो है ये जैसे ये दिख रही है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक कट करके दिखाती हूँ। ये बबूल का पेड़ है। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये क्या है, एक परण है, ये दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, एक परण है। इसके बीच के अंदर ये क्या है, ये एक मिडरिब है, ठीक है, ये मिडरिब है। और इनके कटाव, इनके क्या हो गए, मध्य सिरा तक पहुंच गए, तो कई सारे क्या कर दिए, पत्रकों का निर्माण कर दिया। तो ये क्या कहला रही है, ये संयुक्त परण, ठीक है। और सरल परण के अंदर ये देखो, सिर्फ यहां से सिर्फ एक पत्रक ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण अंतर आप कैसे कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कि जो आपकी सरल परण होगी, ठीक है, उसके पास में क्या होगा, अनुपरण होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई, ये तो जैसे बबूल का पेड़ है, छोटा है, लेकिन कई सारे अपन देखिए इसके अंदर गुलाब है, नीम का एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। तो नीम के अंदर और इनके अंदर देखना, ये पत्रक है, इनके बीच में क्या है, अनुपरण नहीं होगा, इनके बीच में क्या है, अनुपरण नहीं पाया जाएगा। और जो सरल परण होगी उनके बीच में यहाँ क्या, यहाँ से ककस्थ कलिका से क्या निकलता दिखाई देगा, आपको एक अनुपरण निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये मुख्य अंतर है। इस तरह से देखो कि जैसे ये नीम की पत्ती है, इससे इस तरह से ये क्या निकलते हैं, पत्रक निकलते हैं, ठीक है, ये क्या निकल रहे हैं, पत्रक निकल रहे हैं, ये क्या निकल रहे हैं, पत्रक निकल रहे हैं। तो मुख्य अंतर क्या है कि यहाँ देखो, आपके इन पत्रकों के बीच में यहाँ अनुपरण नहीं होगी। जैसे ये हमने क्या सरल परण देखी, इसके बीच में यहाँ से क्या निकलती दिखाई दे रही है, अनुपरण निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन पत्रकों के बीच में यहाँ क्या नहीं मिलेगा, आपको अनुपरण नहीं मिलेगा। ये है आपका मुख्य अंतर इसका, ठीक है। तो संयुक्त सरल परण का एग्जाम्पल है केला, आम, और कटाव क्या है, मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है। और संयुक्त पर्ण के अंदर एग्जाम्पल क्या है, गुलाब है, आपका नीम है, ठीक है, और कटाव मध्य सिरा तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे कई सारे पत्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके भी आगे फिर दो प्रकार है, संयुक्त पर्ण के भी आगे दो प्रकार है। वो कौन से, कि पीछाकार संयुक्त पर्ण और एक आपकी क्या है, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। तो पीछाकार और हस्ताकार संयुक्त पर्ण में मुख्य क्या अंतर है, वो मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। ये देखो, ये एक क्या है, पर्णवृंत है। ये क्या दिख रहा है आपको, पर्णवृंत। और इस पर्णवृंत से हाथ के समान, ये देखो, यहाँ एक ही जगह से यहाँ पर्ण, जो ये पर्णवृंत आगे आकर यहाँ तक आता है, ये पर्णवृंत यहाँ से एक से ही आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, ये इस तरह से देख लो, ये देखो, यहाँ एक ही, इस एक ही भाग से ये निकलते हुए पत्रक दिखाई दे रहे हैं। ये है आपके पत्रक, ये अलग एक पर्ण नहीं है, ये पत्रक है। जैसे ये देखो, ये पत्रक, ये दूसरा, ये संरचना आपको कैसी दिख रही है, हाथ के जैसी दिख रही है ना। जैसे ये देखो, ये हाथ के जैसी दिख रही है, तो इसको कहेंगे हम हस्ताकार। इसका निर्माण कैसे हुए वो भी मैं बताऊंगी। उससे पहले आप देखिए पीछाकार पर्ण। पीछाकार पर्ण ये होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, कि जैसे इस तरह से देखना, इस संयुक्त पर्ण है, संयुक्त पर्ण के अंदर ये आपका पर्णवृंत है, और इससे ये एक मध्य सिरा निकलती है, और इस मध्य सिरा से आगे क्या है, कई सारे पत्रक इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पीछाकार संयुक्त पर्ण।
अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, निर्माण कैसे हुई वो देखो। ठीक है, तो देखो ये आपका एक क्या हुआ, पर्ण वरिंद, और उसके बाद यहाँ से ये क्या निकलेंगे, मध्य शिरा, और यहाँ से ये आपकी एक पर्ण है। तो इसके जो कटाव है वो कहाँ तक आ जाएंगे, मध्य शिरा तक आ जाएंगे। ठीक है, कि पर्ण जो कोर है, हमने क्या देखा, फलक जो कोर है, फलक कोर के कटाव जो है यहाँ से कटाव होना स्टार्ट होगा। कहाँ से, यहाँ से कटाव होना स्टार्ट होगा, और वो कटाव धीरे धीरे आपकी मिड रिब तक पहुंच जाएगा, और मिड रिब तक पहुंचने के बाद वो अलग अलग भागों में, अलग अलग पत्रकों में इसको बांट देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पीछाकार, यानी कि कटाव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके फलक कोर से कटाव प्रारंभ होना स्टार्ट होते हैं और मिड रिब तक जाकर खत्म हो जाते हैं, और फिर कई सारे पत्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से तो इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखो हस्ताकार प्राणी के अंदर क्या होता है, ये आपका क्या है, पर्ण वरिंद। ठीक है, अब जैसे एक ये पर्ण है और इस पर्ण की ये क्या है, मिडरिप। ठीक है, इस मिडरिप से क्या होगा, कटाव प्रारंभ होगा। यहाँ से तो कहाँ, फलक कोर से कटाव प्रारंभ हो रहे थे, और यहाँ कहाँ से, आपके कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, आपके जो मिडरिब है वहां से कटाव प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या कटाव प्रारंभ होंगे, तो इस तरह से इन दो पत्रकों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, इनकी जो मिडरिब है वो भी आगे क्या करेगी, कटाव, यहाँ से भी कटाव स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से आगे जाकर ये फिर क्या है, कई सारे पत्रकों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे ये दो पत्रक और बना देगा, ये भी आपके दो पत्रक और बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हस्ताकार पर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये इतनी बात आई समझ में। इनके एग्जाम्पल आप देख लो कि जो गुलाब और नीम का जो पेड़ है ना वो इस तरह का होगा, और एक सिट्रस सिल्क कॉटन वृक्ष, क्या है आपका, सिल्क कॉटन वृक्ष। सिल्क कॉटन वृक्ष जो है वो आपका हस्ताकार पर्ण है, और आपके यहाँ जो नीम है, गुलाब है, वो क्या है, आपकी पीछाकार संयुक्त पर्ण है। ठीक है, तो अब देखो आगे, इसके बाद आता है पर्ण विन्यास। इसके बाद क्या है आपका, पर्ण विन्यास, यानी कि ये जो पर्ण है वो एक टहनी पे किस तरह से लगी होती है, या तने पे इसके लगने के क्रम को पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पर्ण के तने या टहनी पर लगने के क्रम को किस क्रम में लगी हुई है उसी को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, पर्ण विन्यास कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का, एकांतर, सम्मुख और चक्राकार। ये आपका क्या है, तना है। ठीक है, ये आपका क्या है, तना। इसके अंदर मैंने क्या बताया, तने के आपके दो पार्ट्स होते हैं इस तरह से, एक परव संधि और एक आपका क्या कहलाता है, कोरी यानी परव। ठीक है, तो ये देखो, ये तना है, इसके क्या है, कोरी, यानी इसके ये क्या कहलाते हैं, परव संधि, परव संधि। तो ध्यान से देखो कि एकांतर जो पर्ण विन्यास है उसके अंदर क्या है, एक परव संधि पर एक ही पर्ण होगी, एक परव संधि पे एक ही क्या होगी, पर्ण होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ एक ये पर्ण लगा दी। ठीक है, अब इस पे, इस परव संधि पे दूसरी तरफ या इसके आगे नहीं होगी, अब डायरेक्ट कहाँ होगी, दूसरी परव संधि पे होगी। वो क्या होगी, जैसे ये इस तरफ लगी हुई है ना, तो आगे वाले जो परव संधि है, जैसे ये आपका तना है, इसके ऊपर ये इस तरह से एक पर्ण यहाँ लग गई, तो आगे वाले में यहाँ लग जाएगी, फिर आगे वाली परव संधि में यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहाँ लग गई, आपकी यहाँ लगा दी इस तरह से, तो इस परव संधि में फिर यहाँ आ गई, तो फिर इस आगे वाली पे सामने आ गई, तो फिर इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लिया ये आपकी क्या है, ये आपका तना है। ठीक है, ये इसके ऊपर पोरी है, जैसे एक पर्ण इस तरह से लग गई। ठीक है, तो आगे आगे वाली पोरी पे इसकी कैसे लगेगी, इस तरह से। ठीक है, फिर आगे वाली जो पोरी है उस पे कैसे लग जाएगी, इस तरह से।
फिर आगे वाली पोरी में वापस इस तरह से क्या एकांतर क्रम में लगी रहती है। तो वो ऐसा परण विन्यास हुआ एकांतर क्रम परण विन्यास। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? गुड़हल है, सूर्यमुखी है और सरसों है। ठीक है, अभी आपके सरसों की शायद कटाई हो रही होगी, नहीं तो थोड़े दिन पहले देखते हैं तो आपको पता चल जाता कि एकांतर क्रम में कैसे है सरसों पे परणों का विन्यास किस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी याद रखना। गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, ये तीनों क्या है? एकांतर क्रम में इसके ऊपर क्या लगी होती है? परण लगी होती है। फिर आगे का देखो सम्मुख। सम्मुख के अंदर क्या होगा कि एक परो संधि पर क्या होगा? सम्मुख के अंदर दो परण लगी होगी। एक परो संधि पे कितनी परण लगी होगी? दो परण लगी होगी। और वो किस तरह से? जैसे ये इस तरह से एक ये जोड़ा लग गया। ठीक है, फिर आगे वाला क्या होगा? जैसे एक जोड़ा इस तरह से लगा। ठीक है, तो आगे वाली परव संधि पे इस तरह से लगेगा, फिर आगे वाली परव संधि पे इस तरह से, फिर आगे वाली परव संधि पे इस तरह से। ठीक है, सम्मुख यानी क्रॉस करते हुए इस तरह से आगे वाले एक पे इस तरह से लगे हुए तो आगे वाले पे इस तरह से लगे हुए। क्रॉस का निशान होता है ना, जैसे इस तरह से परव संधि पे क्या लगी होती है? परण लगी होती है। उसको बोला जाता है सम्मुख प्रकार का विन्यास। तो इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस यानी आक देखना, आक आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी, और इनकी परण को देखना, उनका विन्यास देखना कि वो किस तरह से तने पे लगी हुई है। ठीक है, दूसरा आपका है अमरूद। अमरूद के अंदर भी इस तरह से सम्मुख प्रकार का क्या पाया जाता है? परण विन्यास पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो आप चक्करदार। चक्करदार किस तरह से होगी कि इस एक परव संधि पे कई सारी गुच्छे के रूप में क्या पाई जाएगी? परण पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? गुच्छे के रूप में परण पाई जाएगी। फिर आगे जाकर दूसरी परव संधि पर भी क्या होगी? गुच्छे के रूप में क्या पाई जाएगी? परण पाई जाएगी। इसे बोला जाता है चक्करदार। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्स्टोनिया। याद रखना, चक्करदार एल्स्टोनिया के अंदर क्या है? चक्करदार प्रकार का क्या पाया जाता है? परण विन्यास पाया जाता है। जैसे ये देखो, इसमें क्या लगी हुई है? कई सारी परण लगी हुई है, और यदि मैं इसके ऊपर एक और इस तरह से ये निकाल दूं, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर मैंने एक और इस तरह से आगे निकाली और दूसरा चक्कर इस तरह से और बना दिया, तो इस तरह से ये चक्कर क्या होंगे? चक्कर लगे होंगे, चक्करदार परणों का विन्यास होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा पर्ण विन्यास। अब हम देखते हैं कि पर्ण अपने रूप में परिवर्तन किस तरह से कर सकती है। तो आगे का जो टॉपिक है वो क्या है? पर्ण का रूपांतरण। ठीक है, तो पर्ण के रूपांतरण के अंदर देखें तो ये 4-5 प्रकार से ये क्या करती है? रूपांतरित हो जाती है, अपने रूप को परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, तो देखो पहला है पर्ण कंटक। पर्ण कंटक, कल हमने तने के अंदर क्या देखा था? जो नागफनी का जो पौधा था वो उसके अंदर पर्ण जैसी संरचनाएं दिखाई दी। जैसे इस तरह से क्या थी? नागफनी। इस तरह से क्या होती है? नागफनी। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो ये जो पर्ण के समान संरचना दिख रही है वो तो इसका क्या है? नागफनी का तना। और ये जो कांटे दिख रहे हैं ये क्या है? पर्ण है। ठीक है, ये क्या है? पर्ण है। ठीक है, तो देखो जो पर्ण का रूपांतरण है वो क्या है? पर्ण कंटक के रूप में नागफनी और कैक्टस। तो यहाँ देखो कि जो कांटे हैं वो पत्ती है, यानी पत्ती ने पर्ण ने अपना रूप परिवर्तित करके कांटों के रूप में क्या होगी? परिवर्तित होगी। क्यों हुई? क्योंकि विपरीत परिस्थिति कहें, जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां क्या है? पानी की कमी होती है तथा तापमान बहुत ज्यादा होता है, और वहां क्या कि आपको पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, तापमान बहुत ज्यादा है तो पानी की जरूरत होगी उसको बचाने के लिए, क्योंकि पत्ती के ऊपर क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं जिससे पानी की क्या होती है? हानि होती रहती है। उसी पानी की हानि को बचाने के लिए तथा ये क्या है? अपने कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब तना देखें तो जब पत्ती कांटों में रूपांतरित हो गई तो भोजन कौन बनाएगा? तो फिर तना क्या है? पर्ण जैसी संरचना बन जाती है तथा उसके अंदर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? कि उसके अंदर हरित लव पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। जो तना, यहाँ तना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। पूछा जाता है बहुत बार कि
नागफनी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? कौन? तना करता है। ठीक है, तना इसका हरे रंग का होता है, जो इसके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका पर्णकंटक, नागफनी और कैक्टस, इसके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखो, ये है पर्णपर्तान। पर्णपर्तान, यहाँ इसका एग्जाम्पल है मटर, कि जो मटर का पादप होता है, इस तरह से इसकी टहनी होती है, इसके ऊपर क्या लगी होती है? पर्ण लगी होती है, और कुछ पर्ण इसके अंदर क्या कर लेती हैं? पर्तान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या करती है? आरोहण का कार्य करती है, यानी कि ये इसके पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। ठीक है, आरोहण का कार्य करती है। तो मटर, ये एग्जाम्पल याद रखना कि पर्ण पर्तान, पर्ण का रूपांतरण है मटर। और इससे पहले हमने क्या देखा था? अंगूर तथा घिया, खीरा, ककड़ी की बेल के अंदर जो पर्तान पाए जाते हैं वो किसके रूपांतरण होते हैं? तने के रूपांतरण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के ये एग्जाम्पल, कि मटर में भूलना मत कि मटर के पर्तान है वो किसके रूपांतरण है? पर्ण के। ठीक है, अब मैं कहूँ अंगूर तथा घिया, खीरा और इस तरह के जो ककड़ी है, इनकी बेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? पर्तान पाए जाते हैं, वो किसके रूपांतरण है? वो आपके तने के रूपांतरण है। ठीक है, तो इस तरह अंतर करके यदि आप पढ़ोगे तो आपके ज्यादा जो आपका ज्ञान जो आपने ग्रहण किया वो ज्यादा स्थायी होगा, लंबे टाइम तक आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्ण पर्तान। और तीसरा वह है पर्ण अंकुश। पर्ण अंकुश किस तरह से होता है? तो ये मैं बता देती हूँ। जैसे ये देखो, ये है तना। ठीक है, इसके यहाँ से क्या निकल रही है? पर्ण निकल रही है। तो इसके अंदर इस तरह से हुक के समान, हुक के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या है? हुक के समान संरचनाएं, हुक नुमा संरचनाएं बन जाती है। वो किसका? ये किसका रूप है? पर्ण ही अपना रूप परिवर्तन करके इसमें चेंज हो जाती है आपकी हुक के समान संरचना में। अंकुश, अंकुश को हुक बोला जाता है इंग्लिश में, तो हुक के समान संरचना बना लेती है। तो वो किसका रूपांतरण है? आपके पर्ण का रूपांतरण है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, बिग्नोनिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिग्नोनिया। ठीक है, अब चौथा आता है संग्रहित पर्ण। संग्रहित पर्ण, ये आपने हर जगह देखा भी होगा, और सुंदरता पाने के लिए आपने इसको यूज भी किया होगा। एलोवेरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्वारपाठा। इस तरह से ये क्या होती है? इसकी गुद्देदार पत्तियां होती हैं। क्या होती है? गुद्देदार पत्तियां होती हैं। इसके अंदर भोजन क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तरह से संग्रहित हो जाता है भोजन। ठीक है, तो ये संग्रहित पर्ण के रूप में जानी जाती हैं। एग्जाम्पल याद रखना, क्या? एलोवेरा, या इसको बोला जाता है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा। ठीक है, इसकी पत्ती तोड़ के और इसका जो एलोवेरा जो जेल जैसा होता है, जेल वो लगाते हैं चेहरे पे, जिससे क्या है? सुंदरता आती है। ठीक है, तो ये एलोवेरा, इसका रूपांतरण हुआ पर्ण का, संग्रहित पर्ण का। ठीक है, आगे है आपकी घटपर्णी। घटपर्णी या नेथेंथस। घटपर्णी का एग्जाम्पल क्या है? नेथेंथस। नेथेंथस जो पादप है वो क्या है? इसकी पर्ण घड़े के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इस तरह से ये तना, और इस तरह से यहाँ से ये क्या होगी? इस तरह से घड़े के समान संरचना, घटपर्णी। घड़े के पर्णी यानी पर्ण, घट यानी घड़ा। जो पर्ण है वो अपना रूप चेंज करके कैसे बना लेती है? घड़े के समान पर्ण, घड़े के समान हो जाती है पर्ण। इसको, इस पादप को बोला जाता है कीटभक्षी पादप। क्या बोला जाता है? कीटभक्षी पादप। क्यों? क्योंकि ये कीटों का क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन भी होगा। तो देखो, इसके अंदर इस तरह के हार्मोन स्रावित होंगे, जिससे कीट जो आ रहे हैं वो क्या होंगे? आकर्षित होंगे। ठीक है, ये आकर्षित होंगे, यहाँ कीट आएंगे, तो इसके ऊपर आकर जैसे ही बैठेंगे तो ये ढक्कन ऊपर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाने के बाद ये कीट इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर तेलीय पदार्थ जो स्रावित होगा, जिससे ये कीट वापस से नहीं निकल पाएगा, फिसल फिसल के अंदर ही रहेगा। और जैसे ये कीट फिर अंदर रहेगा कुछ टाइम तक, तो ये मर जाएगा। मरने के बाद क्या है? ये पर्ण क्या करती है? इससे
जो आवश्यक पदार्थ है उसको क्या है अपने अंदर ले लेती है, भक्षण कर लेती है, इसीलिए इस पादप को बोला जाता है कीटभक्षी पादप। ठीक है, तो ये आपका घटपर्णी पर्ण का रूपांतर जिसका एग्जांपल है नेफेंथिस। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 आपके क्या हुए पर्ण का रूपांतरण, क्या है पर्ण के रूपांतरण। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पर्ण के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो मैं बता देती हूँ। देखो ये जो इसके अंदर क्या है सीरा, सिरिकाएं और मध्य सीरा, इनका विन्यास कि ये किस तरह से पाई जाती हैं। इस पर्ण फलक के अंदर सीरा तथा सिरिकाएं किस क्रम में लगी होती हैं उसको बोला जाता है सीरा विन्यास। तो पर्ण में सीरा विन्यास, आगे वाला डी नंबर पॉइंट डाल लेना, क्या है पर्ण में सीरा विन्यास, सीरा विन्यास। ये कितने प्रकार का होता है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समानांतर सीरा विन्यास, समानांतर सीरा विन्यास, और एक आपका होता है जालिकावत सीरा विन्यास। ठीक है, जैसे ये देखो ये यहाँ इस पर्ण में समानांतर सीरा विन्यास में क्या होगा कि इस तरह से ये क्या है मध्य सीरा है, इसके चारों तरफ ये क्या होगी फलक कोण। तो इस मध्य सिरा के समानांतर क्या निकलेगी, इस मध्य सिरा के समानांतर क्या निकलेगी सिरिकाएं, क्या निकलेगी इस मध्य सिरा के समानांतर जब क्या है सिराएं निकले तो ऐसी जो सिराओं का विन्यास है वो क्या कहलाता है समानांतर सिरा विन्यास कहलाता है, कि एक मिड रिब है उसके समानांतर ही निकले क्या सिराएं। तो इस प्रकार के विन्यास को क्या कहेंगे समानांतर सिरा विन्यास। जालिका सिरा विन्यास में क्या होगा कि जैसे इस तरह से ये मिड रिब, इसका ये क्या हो गया पर्ण फलक, और इस तरह से ये क्या निकल रही है सिराएं। ठीक है, क्या निकल रही है सिराएं, और इसके बाद में क्या निकलेगी यहाँ से सिरिकाएं, क्या निकलेगी सिरिकाएं। ठीक है, क्या निकलेगी सिरिकाएं। ये क्या निकल रही है सिरिकाएं, और ये क्या थी सिराएं, और ये क्या थी मिडरी। इस तरह से ये क्या है एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, क्या बना लेती है जाल जैसी संरचना, इसीलिए इसको बोला जाता है जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, और इसके अंदर क्या है एक तो मध्य सिरा होती है और उसके समानांतर क्या होती है मध्य सिरा के समानांतर क्या निकलती है सिराएं। ठीक है, सिरिकाएं नहीं सिराएं। अब देखो आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या इसमें सिरिकाएं पाई जाएगी, नहीं, इसके अंदर क्या पाई जा रही है सिरिकाएं पाई जा रही है। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ किस तरह का है ये। इसके एग्जांपल देख लो, सबसे पहले ये आपके केला, घास, दूब घास जैसे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगी गेहूं, और इसके अंदर लगभग आपके एक बीजपत्री पादप आते हैं, और यहाँ क्या आते हैं आपके द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप आम, और उसके बाद जैसे सरसों और भी पीपल बरगद इनके पेड़ की पत्तियां अपन देखें तो कैसी दिखाई देगी आपकी जालिका व सिरा विन्यास की दिखाई देगी। जैसे देखिए पहले मैं इसके एग्जांपल दिखा देती हूँ किस तरह से होंगे। जैसे मैंने एक ये गेहूं का छोटा सा पादप लिया है, इसके अंदर ये इसकी क्या है पर्ण है, थोड़ा सा देखना ये छोटा है, आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखना। इसके अंदर देखो ध्यान से देखो कि एक मध्य सिरा है और इस मध्य सिरा के समानांतर क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है आपकी सिराएं। देखो इस तरह से दिखाई दे रही होगी, ये आपका क्या है ये एक बीजपत्री पादप है और इसके अंदर क्या है ये आपकी एक मिडरिब है और इसके समानांतर क्या निकल रही है आपकी सिरिकाएं, सिराएं सॉरी सिरिकाएं नहीं सिराएं निकल रही हैं। इसी तरह से जैसे मैंने दूब घास का बताया है तो इसके अंदर भी आप देख लेना, ये है आपकी दूब घास, इसका ये देख लेना ये पर्ण है, ये बिल्कुल उसी के जैसी होगी गेहूं की जो अपन ने पर्ण देखी वैसी है। ठीक है, क्यों इसके अंदर क्या है समानांतर सिरा विन्यास है। अब देखो जो भी मैंने पर्ण बताई इसके अंदर देखो, ये देखो यहाँ से दिख रही होगी ये क्या निकल रही है एक मिडरिब
इस मिड रिब के यहाँ से क्या निकल रही है, सिराएं, और इन सिराओं से फिर छोटी छोटी क्या निकल रही है, ये देखो सिरिकाएं। तो क्या बना रही है, एक जाल जैसी संरचना बना रही है, इसी को हमने क्या कहा, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख दीजिए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल ये हमारा पढ़न का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट आपका जो फ्लोर पुष्प हंसता मुस्कुराता हुआ पुष्प लेके आएंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टाटा, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।